हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट के सारे आरटीपी के सवाल देख लिए थे। आज हम लोग फाइनल अकाउंट में एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर, जो मॉक टेस्ट पेपर आईसीएआई हमेशा टाइम टू टाइम इशू करते रहती है, उससे सवाल देखेंगे और देखेंगे कि जो हम लोगों ने फाइनल अकाउंट में कॉन्सेप्ट बनाया है, क्या उन कॉन्सेप्ट से एमटीपी के सवाल बनते हैं या नहीं बनते। चलिए सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नवंबर 2020 एमटीपी का सवाल है, द फॉलोइंग आर दी बैलेंसेस एज एट 31 मार्च 2020 एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर संजीव। सिर्फ एक ट्रायल बैलेंस है जिसके अंदर बहुत सारा आइटम दिया हुआ है, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल, ड्रॉइंग, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, वेजेज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, बैड डेट रिकवर्ड, सैलरीज पेबल, प्रीपेड रेंट, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, सेल्स, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कैश, बैंक, ऑफिस एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। इतना सारा आइटम गिवन है। अब नीचे का इंफॉर्मेशन, क्या हम लोग जानते हैं कि सर जो चीज ट्रायल बैलेंस में होता है वो ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट में, इन तीनों में से कहीं एक ही जगह आता है? हम बोले हाँ। और नीचे का इंफॉर्मेशन दो बार। नीचे का इंफॉर्मेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो ऊपर ट्रायल बैलेंस में उससे रिलेटेड आइटम टिक भी कर लेते हैं, तो मेरे साथ साथ टिक करिएगा। परचेजेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न, तो कहीं परचेज मिलेगा उसको टिक कर लेंगे, और कहीं पर सेल्स रिटर्न मिलेगा तो उसको भी टिक कर लेंगे। सेल्स मिला, सेल्स को भी टिक कर लो। एंड सेल्स इंक्लूड परचेज रिटर्न, तो सर परचेज दो बार टिक हो गया, सेल्स भी दो बार टिक हो गया। बोले ठीक। गुड्स विड्रॉन बाय मिस्टर संजीव फॉर ओन कंजम्पशन, ये तो ड्रॉइंग है सर, इंक्लूडेड इन परचेज, परचेज में टिक कर लो, ड्रॉइंग में भी टिक कर लो। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर पब्लिसिटी कॉस्टिंग 1650, तो कहीं ना कहीं आपको परचेज मिलेगा, उसको फिर टिक कर लेंगे, और अगर कहीं पर एडवर्टीजमेंट मिलेगा तो उसको भी टिक कर लेंगे, टिक कर लिए। आगे बढ़ो। प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट का 5%, डिस्काउंट का 2.5%, तो डेटर को टिक कर लेंगे, बैड डेट को टिक कर लेंगे। उसके बाद wages paid in the month of April for installation of plant and machine amounting to ₹900 were included in the wages account। बोल रहा है 900 रुपया का वेजेज दिए हैं प्लांट एंड मशीन को इंस्टॉल करने में, और उसको कहां इंक्लूड कर दिए हैं? वेजेज में। तो प्लांट एंड मशीन को टिक करेंगे और वेजेज को भी टिक करेंगे। प्लांट एंड मशीन भी टिक हो गया, वेजेज भी टिक हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020 हैज बीन कंसिडर्ड एज 80% ऑफ रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक, deducting 20% and as margin, and after adjusting the marginal value 80% of the same had been allowed to draw as an overdraft। क्या इस बात पे चर्चा होगा? हाँ, इस बात पे हम लोग आराम से बात करेंगे कि ये एक पॉइंट है जो सुनने लायक है। डेप्रीशिएशन लगेगा प्लांट एंड मशीन पे 15% और फर्नीचर के ऊपर 10% पर एनम। टिक कर लो। प्लांट एंड मशीन दो बार टिक हो गया, फर्नीचर एक बार टिक हो गया। सवाल, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड ए बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। हम लोग क्या बनाना है? ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। जो नीचे का इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़े, क्या उसको हम लोग याद करके बैठे हैं? नहीं सर, उस इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि एंट्री करना बाकी है। एंट्री करेंगे तो दो इफेक्ट पड़ेगा। नीचे का जितना बात है उसका इफेक्ट कितना है? दो बार। एक बार ट्रेडिंग पीएल में, एक बार बैलेंस शीट में, या फिर एक बार पीएल में, एक बार बैलेंस शीट में, या फिर एक बार ट्रेडिंग में, एक बार पीएल में। मतलब दो इफेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है, एक बार डेबिट साइड में, एक बार क्रेडिट साइड में। ठीक बात। चलिए, जिस जिस आइटम को टिक किए हैं उसका पैसा इनर कॉलम में लिखते हैं, और जिस आइटम को टिक नहीं किए उसका पैसा सीधा आउटर कॉलम में लिखते हैं। हम लोगों ने सीखा है कि सर कभी भी ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट अलग अलग नहीं बनाएंगे, दोनों का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद ट्रायल बैलेंस को एक एक करके पढ़ेंगे और लिखते जाएंगे। इससे होगा ये कि ट्रायल बैलेंस दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा और कुछ भी आइटम छूटेगा नहीं। अगर आप पहले ट्रेडिंग बनाइएगा, फिर पीएल बनाइएगा, फिर बैलेंस शीट बनाइएगा, तो
बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि सर कुछ ना कुछ छूट जाए और कुछ गलती बन जाए, और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि एक बार गलती बनाने के बाद दोबारा रीचेक करें हम लोग। ठीक बात। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। चलिए आइटम पढ़े। पहला प्लांट एंड मशीन एसेट्स है, टिक किए हुए हैं, पैसा अंदर लिखेंगे। प्लांट एंड मशीन कितने का, 39,100। नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिटिंग टिक किए हुए, फर्नीचर कितने का, 20,500। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,60,000। कैपिटल लाइबिलिटी 1,30,000। ड्रॉइंग सर कैपिटल से माइनस की 16,000 टिक किया हुआ। परचेजेस ओपनिंग स्टॉक के बाद लिखेंगे, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक के बाद लिखेंगे। क्या परचेजेस में टिक है सर, बहुत बार टिक है, 4 लाइन छोड़ दीजिए, ठीक, 4 लाइन छोड़ दीजिए। ओपनिंग स्टॉक 64,500 टिक नहीं है, पैसा सीधा बाहर। वेजेज टिक किए हुए तो पैसे को अंदर लिखेंगे, 24,330। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सर वो बैड डेट से माइनस होगा, तो हम मान लेते हैं कि सर यहां पे पीएल खत्म हो जाएगा। इस बैड डेट से ओपनिंग प्रोविजन जो ट्रायल बैलेंस में है उसको माइनस कर दो। कितने का है ओपनिंग प्रोविजन, 6,400। उसके बाद है डिस्काउंट 2, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो हम लोग निकालेंगे वो, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, ओपनिंग प्रोविजन। ओपनिंग प्रोविजन कौन सा है, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो माइनस होता है। सर अगर मान लीजिए ऐसा होता कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का इंफॉर्मेशन में कोई परसेंटेज नहीं होता और सिर्फ अकेले प्रोविजन फॉर डिस्काउंट होता, तो क्या करते, क्रेडिट में लिख देते। माइनस, जो आइटम माइनस नहीं कर पाते हैं वो कहां चला जाता है, उल्टे साइड में। कोई भी आइटम माइनस में बाहर थोड़ी पैसा लिखा जाता है। हम बोल रहे हैं इस माइनस, अगर आप कभी डेबिट साइड में कोई आइटम को आप माइनस करते हैं तो उसका मतलब होता है वो क्रेडिट साइड का चीज था, आप प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डेबिट में लिख रहे हैं। जैसे डेप्रीशिएशन जब हम लोग यहां माइनस करते हैं तो हम बोल रहे हैं सर डेप्रीशिएशन आप एसेट्स में जो माइनस करते हैं, एसेट्स डेबिट साइड है, जो आप माइनस करते हैं इसका मतलब है कि सर वो क्रेडिट का आइटम था इसलिए आप डेबिट में लिख रहे हैं। हम बोल रहे हैं हाँ, किसी भी साइड का आइटम अगर हम क्रेडिट साइड में किसी आइटम को माइनस करके लिखते हैं तो इसका मतलब वो डेबिट का आइटम था, आप तो कहां लिख रहे हैं, क्रेडिट। बात ठीक। चलो तो इसका मतलब हुआ कि सर अगर प्रोविजन जो ट्रायल बैलेंस में है अगर उसका पैसा रहता और इंफॉर्मेशन में और कोई डिस्काउंट के बारे में क्वेश्चन नहीं बोलता, तो क्योंकि हम माइनस में तो पैसा लिख नहीं सकते हैं, तो इस पैसे को हम कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड। हम बोले बिल्कुल, ये हम लोग मानते हैं, कितना नॉलेज तो है हम लोग को। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है 2750 रुपया ओपनिंग, माइनस में लिख दी। नेक्स्ट डेटर एसेट्स है और टिक किया हुआ है। डेटर कितने रुपए का डेटर है, 2,40,000। क्रेडिटर टिक किया हुआ नहीं है, सीधा बाहर, 95,000। बैड डेट टिक किया हुआ है 2,200 रुपया। बैड डेट रिकवरी, सर ये तो इनकम, बैड डेट रिकवर्ड कितने रुपए का रिकवरी है, 900। नेक्स्ट सैलरी एक्सपेंस है, क्या इस सैलरी में कोई टिक है, नहीं, तो बाहर लिखिए 45,100। सैलरी पेएबल लाइबिलिटी है, मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी पेएबल का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग, बाकी है, तो लाइबिलिटी है।
कितने रुपए का? 4900 का। प्रीपेड रेंट एसेट्स है, प्रीपेड रेंट एसेट्स है, कितने का? 600। फिर है रेंट एक्सपेंस है, कितने का रेंट है? 8600। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड, सर ये तो डायरेक्ट खर्चा है, कैरेज इनवर्ड, और टिक नहीं है तो सीधा बाहर लिख दो 2250। कैरेज आउटवर्ड, सर ये भी एक्सपेंस है लेकिन इनडायरेक्ट, तो पीएल में जाएगा। कैरेज इनवर्ड का मतलब खरीदने में खर्चा, कैरेज आउटवर्ड का मतलब बेचने का खर्चा। कितने रुपए का? 2700। सेल्स टिक किए हुए हैं तो पैसा अंदर लिखो, 4,30,600। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पीएल में जाएगा, थोड़ा नीचे कर, टिक किए हुए हैं तो पैसा अंदर लिखेंगे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितने का? 6700। प्रिंटिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2500 रुपया। नेक्स्ट कैश एसेट्स है, बैंक, सर वो भी एसेट। कितने का कैश है? 2900। कितने का बैंक है? 6250। ऑफिस एक्सपेंस पीएल में, ऑफिस एक्सपेंस 20,320। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड 6000। ट्रायल बैलेंस का हर एक आइटम हम लोग लिख चुके हैं, और जैसा हम लोग बात किए हुए हैं कि सर ट्रायल बैलेंस का आइटम सिर्फ एक ही बार आता है, या तो ट्रेडिंग में, या तो पीएल में, या फिर बैलेंस शीट में, दोबारा नहीं आता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न 5150। बोल रहा है परचेज में सेल्स रिटर्न आप जोड़ के रखें, मतलब हम बोल रहे हैं परचेज के अंदर सेल्स रिटर्न इंक्लूड है, तो करेक्ट, अगर इसको रेक्टिफाई किया जाए तो कैसे करेंगे वो देखो, ध्यान देना। हम बोल रहे सर करेक्ट में सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था, गलती से हम परचेज को डेबिट कर दिए, इसलिए परचेज में इंक्लूड हो गया। ठीक कैसे करेंगे? सर परचेज को क्रेडिट कर देंगे और सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे, ठीक हो जाएगा। हम बोले हाँ। कितने रुपए का? 5150। हम बोल रहे हैं पहला पॉइंट पढ़ के ये एंट्री निकला कि सर ये है करेक्ट, ठीक करो। सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न कहां लिखते हैं? सर सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस करते हैं, कर दो। कितने रुपए का? 5150। परचेज क्रेडिट हुआ है, परचेज खर्चा है, खर्चा क्रेडिट हुआ है, तो सर परचेज भी कम हो गया, तो परचेज से ही माइनस कर दो। क्या नाम से लिखे? रॉन्ग रिकॉर्डिंग। 5150। आगे उसी में लिखा है सेल्स इंक्लूड परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट, मतलब टू परचेज रिटर्न हमको लिखना था। क्या लिखना था? परचेज रिटर्न। गलती से हम जानते हैं क्या लिख दिए? टू सेल्स। रेक्टिफाई करो, सर सेल्स को डेबिट कीजिए और परचेज रिटर्न को क्रेडिट कीजिए। कितने रुपए से? 3450। अब हम बोल रहे हैं इसका इफेक्ट बता दो क्या होगा। सेल्स डेबिट, सर सेल्स इनकम है, इनकम तो क्रेडिट होता है, आप डेबिट किए तो सेल्स घट जाए।
रॉन्ग रिकॉर्डिंग, गलत रिकॉर्ड। कितने रुपए? 3450। परचेज रिटर्न क्रेडिट, सर परचेज रिटर्न परचेज से माइनस होता है, कर दो माइनस। 3450। पहला पॉइंट का एडजस्टमेंट खत्म। क्या हम लोग एडजस्टमेंट याद किए? नहीं। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, एंट्री करते हैं, एंट्री देख के बस लिखना होता है। आगे गुड्स विथड्रॉन, बोल रहा है गुड्स विथड्रॉ किए हैं खुद के लिए, मालिक अपने लिए खुद के लिए निकाला है, जो ओनर है वो अपने लिए निकाला है गुड्स। क्या एंट्री होना चाहिए? सर ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। बोल रहा है आप ड्राइंग में नहीं लिख करके परचेज में लिखे हैं, तो ठीक करेंगे। करेक्ट एंट्री क्या? हम बोले सर ड्राइंग को डेबिट कीजिए, हम बोले अच्छा, और परचेज को क्रेडिट कीजिए, हम बोले ठीक। कितने रुपए से? 7000। हम बोले इसका इफेक्ट बताओ। सर ड्राइंग डेबिट हुआ है तो ड्राइंग बढ़ जाएगा, हम बोले लो बढ़ा दिए कैपिटल से और माइनस। कितने रुपए? 7000। ये किस चीज का ड्राइंग है? हम बोले सर ओन कंजम्पशन का। परचेज क्रेडिट हुआ है तो सर परचेज भी घट गया, तो यहां क्या लिखेंगे? माइनस ड्राइंग 7000। पॉइंट नंबर 2 भी खत्म। पॉइंट नंबर 3, फ्री में सैंपल बांटे हैं 1650 का। क्या एंट्री करेंगे? 1650 रुपया का सैंपल बांटे पब्लिसिटी के लिए। सर एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। एडवर्टीजमेंट डेबिट मतलब खर्चा बढ़ गया तो खर्चा में दिखा दो, एडवर्टीजमेंट में प्लस कर दिए सैंपल को। कितने रुपए का सैंपल? 1650। परचेज क्रेडिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट हुआ तो सर एडवर्टीजमेंट बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, खर्चा डेबिट हो रहा है। परचेज क्रेडिट हुआ है सर माइनस कर देंगे एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइज कितना का? 1650 रुपए। हम बोले हाँ यहां तक तो ठीक है। पॉइंट नंबर 4, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 5% डेटर पे। बनाइए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना बनाना है? 5। 2,40,000 का 5% 12,000। अब ये 12,000 का जो प्रोविजन है वो यहां आकर के ऐड हो जाएगा, प्लस क्लोजिंग प्रोविजन 12,000। क्या ये सब ऑलरेडी हम लोग जब कॉन्सेप्ट सीख रहे थे और स्टडी मटेरियल बना रहे थे सारा बात सीख चुके हैं? हाँ ऑलरेडी, अब तो प्रैक्टिस कर रहे थे। चलो ये भी हो गया। और बताओ सर, फिर लिखा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2.5%। बनाओ 2.5 किसका? क्या 240 का? नहीं, 228 का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट घटने के बाद जो बैलेंस बचता है उसके ऊपर बनता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। कितना बनाना है? 2.5%। तो 2,28,000 का 2.5% निकालना है हम लोग को। कितना आएगा? 5,700, 5700 रुपया। अब ये कहां जाएगा? सर पीएल अकाउंट में आप जगह छोड़े हैं क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का। हम बोले हाँ, 2 बार होता है, 2 बार हो गया। पॉइंट नंबर 5, wages paid in the month of April for installation of plant and machine 900 were included in wages account। wages पेमेंट किए हैं 900 का प्लांट एंड मशीन पे। क्या एंट्री होना चाहिए था? प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट। हम बोले हाँ, एंट्री तो होना चाहिए था प्लांट एंड मशीन डेबिट टू कैश। गलती क्या हुआ? बोल रहा है आप लिख दिए वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। रेक्टिफाई करो, प्लांट एंड मशीन को डेबिट कर देंगे, वेजेस को क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए से? 900। इसका ट्रीटमेंट, प्लांट एंड मशीन डेबिट हुआ है तो डेबिट पे प्लस कर दीजिए, वेजेज का पैसा 900। वेजेस क्रेडिट हुआ है तो वेजेज में माइनस कर देंगे।
बोले हाँ। पॉइंट नंबर 5 भी खत्म। एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट हमेशा 2 बार। पॉइंट नंबर 6, यही बात है जो हम लोग करना है। एक बात सुनना, बैंक से हम गए हैं उधार लेने, जैसे मेरे अगर हम बिजनेस है तो हम बैंक में ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी ले सकते हैं। तो हम बैंक के पास, जब हमको बैंक ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी देती है तो एक लिमिट तय करती है। ऐसा नहीं है कि सर आप जितना मन चाहे उतना पैसा निकाल ले, नहीं। बैंक आपके पोजीशन को देख के एक लिमिट सेट करती है कि ये है आपका लिमिट, इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते, इससे कम निकाल सकते। सपोज बैंक हमको बोला कि मेरा लिमिट है 1 लाख, तो जो 1 लाख का लिमिट है वो मेरा लायबिलिटी नहीं है। अगर हम कुछ निकालते हैं, जैसे हम मान लो ओवरड्राफ्ट कि मेरे अकाउंट में 0 हो जाएगा, तब भी हम वहां से 1 लाख रुपया निकाल सकते, मतलब मेरा पैसा माइनस हो सकता है। तो मेरा बैंक हमको बोला है 1 लाख का फैसिलिटी है, आप चाहे तो कभी भी ले सकते हैं, जब आपके पास पैसा ना हो तो आप निकाल सकते हैं 1 लाख तक, लेकिन उससे बेसी नहीं। हम बोले ठीक। क्या 1 लाख का जो लिमिट तय किया गया है वो मेरा लायबिलिटी है? हम बोले नहीं, उसमें से जो विथड्रॉ करेंगे वो मेरा लायबिलिटी है। अगर हम उसमें से सिर्फ 50,000 विथड्रॉ करेंगे तो मेरा लायबिलिटी कितने का है? 50। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अब सुनना मेरा बात, क्या लिखा है पॉइंट नंबर 6, बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, जब बैंक हमको उधार दे रही है, बोल रही है आप निकाल सकते हैं, तो बदले में क्या मांग रही है? गारंटी के रूप में कुछ, कि भाई कोई चीज का गिरवी रखो। हम क्या रख दिए? स्टॉक। हम उसको अपना स्टॉक का गिरवी रखवा दी कि लो स्टॉक तुम्हारे कब्जे में है, तुम जब भी, तुमको डरने का बात नहीं है, स्टॉक पे तुम्हारा अधिकार रहेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020 हैज बीन कंसिडर्ड एज 80% ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक। बोल रहा है जो 31 मार्च 2020 को बैंक ओवरड्राफ्ट का आउटस्टैंडिंग है वो 80% है रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक का, जो हम स्टॉक को गिरवी दिए हैं उसका 80% तक का। हम बोले ठीक। एंड आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू 80% ऑफ द सेम हैज बीन अलाउड टू ड्रॉ एज एन ओवरड्राफ्ट। और बोल रहा है कि जितना का वैल्यू आएगा उसका 80% निकालने का अधिकार। क्या मतलब सर? हम बोले सुनो, ध्यान देना। बैंक के पास हम गए, बैंक बोले, बैंक वाला को बोले बैंक जी हमको ओवरड्राफ्ट दीजिए। बैंक वाला बोला कुछ गिरवी रखो। हम बोले ठीक, हम स्टॉक देंगे गिरवी। हमको बैंक से 1 लाख चाहिए, क्या हम उसको 1 लाख का गिरवी सामान देंगे वो दे देगा? नहीं। गिरवी वाला चीज हमेशा महंगा होना चाहिए। अगर हमको किसी से 100 रुपया लेना है तो वो हमसे 150-200 रुपया कोई चीज लेके रखेगा, ताकि कल को मार्केट का फ्लैक्चुएशन हो तो उसका पैसा ना डूबे। तो बैंक बोला कि जो स्टॉक तुम देगा उसका 80% तक तुम पैसा निकाल सकता है। क्या बोला? जितना तुम स्टॉक देगा उसका 80% तक तुम पैसा निकाल सकता है। मतलब ये एक लिमिट है? हम बोले हाँ, ये तो लिमिट है। और हम पैसा कितना निकाले? लिखा हुआ है लास्ट में 80% ऑफ द सेम हैज बीन अलाउड टू विथड्रॉ। बोल रहा है 80% हम निकाले। जितना स्टॉक है उसका 80% तक आप पैसा विथड्रॉ ही कर सकते हैं, ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। बोले ठीक, स्टॉक तो हमको नहीं मालूम। हम बोले सर स्टॉक जितना होगा उसका 80% तक का लिमिट तय कर दिया बैंक। अगर हम बैंक को मान लो 1 लाख का स्टॉक देंगे तो बैंक बोल रहा है तुम 80,000 तक निकाल सकते हैं, और हम उस 80,000 का 80% निकालना चाहते हैं। समझ रहे हो बात? तो हम बोले सर ये दिया हुआ है 1,60,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,60,000 इंटू स्टॉक इंटू 80/100 इंटू 80/100 4/5 4/5। क्या स्टॉक निकाल सकते हैं? हम बोले हाँ। 1,60,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 सर 2.5 लाख रुपया का स्टॉक। ये है क्लोजिंग स्टॉक। अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक का क्या करते हैं? सर क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। बोले बिल्कुल। सेकेंड बार कहां जाएगा? सर दूसरा बार जाएगा बैलेंस शीट।
इस क्वेश्चन का बस यही अच्छा पॉइंट था कि सर इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, जो हम लोग इस तरीके से निकालेंगे कि हाँ इस तरह से निकाला जाएगा तो क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। बोले बिल्कुल, आओ आगे बढ़े, ध्यान देना। उसके बाद क्या लिखा है, डेप्रीशिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड 15% ऑन प्लांट एंड मशीन, 10% ऑन फर्नीचर। डेप्रीशिएशन लगेगा प्लांट एंड मशीन पे कितना, 15%, और फर्नीचर पे कितना, 10%। हम बोले चलो लगाया जाए, देखना ऊपर में 15% डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन क्रेडिट हुआ तो घटा दिए, कितना परसेंट, 15%, 6000। क्या ये डेप्रीशिएशन हम लोगों के पीएल में आएगा? हाँ पीएल में आएगा। 2 डेप्रीशिएशन अकाउंट, हम दोनों को जोड़ के लिख देंगे, जगह नहीं है मेरे पास। 6000 इस पे और 10% फर्नीचर पे, 10%, ये था 15, ये है 10, 2050 रुपए। सर ये वाला डेप्रीशिएशन यहां ऐड कीजिए, कितना आएगा डेप्रीशिएशन, 8050 रुपए। और कोई पॉइंट नहीं, और कोई पॉइंट नहीं, हम लोग सारा पॉइंट डील कर लिए। देखिए नीचे में लिखे हैं, चलो अब क्या करेंगे, जो जो इनर कॉलम में है सबको प्लस माइनस करके बाहर करेंगे, सिर्फ कैपिटल को छोड़ के, कैपिटल में भी प्रॉफिट या लॉस कुछ आएगा, बाकी सबका पैसा बाहर करना। आओ बाहर करें, चलिए सभी आइटम को प्लस माइनस करके इनर कॉलम से आउटर कॉलम में लिख दिए। आइए अब जोड़े और निकाले ग्रॉस प्रॉफिट। ये जोड़ के आएगा 6,72,000, उसमें से माइनस करेंगे तो निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। 6,72,000 में इन सबको माइनस करो तो प्रॉफिट आएगा 2,79,070 रुपीज। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे पीएल। जोड़ के नीचे करे थोड़ा, जोड़ के आएगा 279,970, 279,970 इधर भी लिखेंगे और फिर क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट। इस पैसे को यहां भी लिखना है जोड़ के, जगह नहीं है मेरे पास, आपके पास है, लिखो। ये नेट प्रॉफिट आएगा 1,67,600। यहां पे जगह नहीं था वरना यहां भी हम लिखते। अब इस नेट प्रॉफिट को ले जाके यहां ऐड करेंगे। नेट प्रॉफिट कितने रुपए का है, 1,67,600। प्लस माइनस कीजिए, कैपिटल बाहर आएगा 2,74,600। चलो जोड़ा जाए, 2,74,600 प्लस 1,60,000 प्लस 95,000 प्लस 4,900, इन सबको जोड़ के आएगा कितना, 5,34,500, 5,34,500। इधर 34,000, 18,450, 2,22,300 प्लस 600 प्लस 2,900 प्लस 6,250 और फाइनली 2,50,000। ये भी कितना जोड़ के आएगा, 5,34,500। लिखो। तो ये था हम लोग का एमटीपी 2020 नवंबर का क्वेश्चन। एमटीपी मई 2020, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर संदीप फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। 2020 का एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जिसके डेबिट साइड में कैश, परचेज, सेल्स रिटर्न, सैलरी, टैक्स एंड इंश्योरेंस, बैड डेट, डेटर, इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग स्टॉक, ड्रॉइंग, फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल।
कैपिटल, बैंक ओवरड्राफ्ट, सेल्स, परचेज रिटर्न, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्रेडिटर, कमीशन, बिल्स पेबल, ये सब दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही बार आएगा। इंफॉर्मेशन, क्लोजिंग स्टॉक 4500, सैलरी 100, टैक्स 200 आर आउटस्टैंडिंग, तो टैक्स पे टिक कर लेंगे, सैलरी पे भी टिक कर लेंगे। वेयर एज इंश्योरेंस 50 प्रीपेड, इंश्योरेंस पे भी टिक कर लेंगे। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन में भी टिक कर लेंगे। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को टिक कर लीजिए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इज अनपेड, ओवरड्राफ्ट को टिक कर लीजिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू केप्ट 1000, तो कहीं बैड डेट होगा तो ठीक, बैड डेट पे टिक कर लिए। उसके बाद डेटर पे भी टिक कर लेंगे, डेटर पे भी टिक कर लिए। डेप्रीशिएशन फर्नीचर पे, फर्नीचर को टिक कर लेंगे। कितना परसेंट डेप्रीशिएशन है? 10%। बोल रहा है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है पूरे फाइनल अकाउंट का। चलिए शुरू करें फटाफट। सबसे पहला आइटम कैश, सर कैश कितना अमाउंट? 1500। दूसरा परचेज, ओपनिंग स्टॉक के बाद लिख देंगे, ओपनिंग स्टॉक के बाद आएगा परचेज। क्या परचेज में टिक है? हम बोले नहीं टिक तो नहीं है, लेकिन रिटर्न मिल सकता है इसलिए पैसा अंदर लिख। तीसरा आइटम सेल्स रिटर्न, सेल्स से माइनस कर दें, सेल्स रिटर्न कितने रुपए का रिटर्न है? 1000। नेक्स्ट सैलरी कहां जाएगा? पीएल में, टू सैलरी। क्या सैलरी में टिक है? हाँ, तो अंदर लिखेंगे इनर कॉलम में पैसा 2500। अगला आइटम टैक्स एंड इंश्योरेंस, दोनों में टिक है तो 2 लाइन छोड़ देंगे। टैक्स एंड इंश्योरेंस 500। बैड डेट टिक है, बैड डेट टिक है तो अंदर लिखेंगे कितने रुपए का? 500। डेटर, डेटर कितने रुपए का डेटर है? 5000। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे भी टिक है। ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग, ड्रॉइंग कैपिटल से माइनस करेंगे। चलो ड्राइंग कैपिटल से माइनस करते हैं। कितने रुपए का ड्राइंग है? ड्राइंग है 2000। अगला आइटम फर्नीचर, फिक्स एसेट्स है, बैलेंस शीट में डाल दो और टिक किए हुए हैं तो पैसा अंदर 1600। बिल्स रिसीवेबल, एसेट्स है, बैलेंस शीट में 3000, टिक नहीं है, पैसा बाहर। कैपिटल बैलेंस शीट में 16000। बैंक ओवरड्राफ्ट टिक किए हुए हैं, पैसा अंदर लिखो, कितना रुपया? 2000। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में 9000। परचेज रिटर्न, परचेज से माइनस कर दो, परचेज रिटर्न परचेज से माइनस कर दो, कितने रुपए का? 2000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बैड डेट से माइनस कर दीजिए, यह है ओपनिंग प्रोविजन जो ट्रायल बैलेंस के अंदर रहता है। सर कभी अगर ऐसा हो कि बैड डेट में से ओपनिंग माइनस करे और क्लोजिंग भी प्लस करे, उसके बावजूद भी माइनस में पैसा निकल रहा हो, तब क्या करेंगे? तब इस माइनस वाले पैसे को क्रेडिट में लिख देंगे। मतलब 500, मान लो ओपनिंग है 5000, 500 माइनस 5000 और क्लोजिंग आया 2000। सॉल्व करने में तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव बाहर कर नहीं सकते हैं, तो नेगेटिव के बारे में क्या सीखे कि सर जिस साइड नेगेटिव होता है एक्चुअल में उसके उल्टे साइड का आइटम है, तो हम फिर इस नेगेटिव को कहां लिख देंगे? क्रेडिट साइड में, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो पैसा बैलेंस बन रहा था वो यहां लिख देंगे, तो वो प्लस बन जाएगा। बात ठीक? चलो अगला आइटम पढ़े। सर ओपनिंग प्रोविजन है 1000, माइनस कर दी। क्रेडिटर 2000, क्रेडिटर
2000। नेक्स्ट कमीशन, सर इनकम है, टिक किए हुए हैं, अंदर लिखेंगे पैसा। सर इनकम कैसे है, क्योंकि क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड का मतलब ही इनकम। बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, कितने का, 2500। ट्रायल बैलेंस का आइटम एक बार जाता है, हम लोग एक बार लिख चुके हैं। अब नीचे का इंफॉर्मेशन 2 बार। क्लोजिंग स्टॉक एक बार, ट्रेडिंग में एक बार, बैलेंस शीट में। कितने का क्लोजिंग स्टॉक है, 4500। क्लोजिंग स्टॉक 4500। दूसरा पॉइंट, सैलरी और टैक्स आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी में जोड़ दो आउटस्टैंडिंग सैलरी, और टैक्स में जोड़ दो आउटस्टैंडिंग टैक्स। दोनों क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी। पैसा देखो, सैलरी का 100 रुपया और टैक्स का 200 रुपया। आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपया, आउटस्टैंडिंग टैक्स 200 रुपया। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग क्या बनता है, लाइबिलिटी। इंश्योरेंस प्रीपेड है, तो सर इंश्योरेंस में घटा दो, प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए का, 50 रुपए का। फिर ये कहां चला जाएगा, एसेट्स में, प्रीपेड इंश्योरेंस 50 रुपए। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 210, बोल रहा है जो इन्वेस्टमेंट है उस पे इंटरेस्ट अक्रू किया, तो सर आपके लिए तो इनकम हो गया। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का अक्रूड है, 210। फिर ये क्या बन जाएगा, एसेट, कि हाँ सर ये तो एसेट बन जाएगा। ये सब तो हम लोग भली भांति इसका एंट्री सब जानते हैं। अगला आइटम, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अनपेड 300, इंटरेस्ट देना है ओवरड्राफ्ट पे, तो सर यहां लिखिए 2, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। कितने रुपए का इंटरेस्ट है ओवरड्राफ्ट पे, 300, और वो अनपेड है, तो सर आपका लायबिलिटी बढ़ जाएगा। अनपेड इंटरेस्ट कितने रुपए का, 300, ओवरड्राफ्ट हो गया 2300 रुपए। नेक्स्ट, प्रोविजन बनाना है 1000 का, क्लोजिंग प्रोविजन 1000। सर ये डेटर से माइनस, आगे डेप्रीशिएशन फर्नीचर पे 10%, डेप्रीशिएशन फर्नीचर पे 10%, 160 रुपए। ये डेप्रीशिएशन कहां आएगा, पीएल में। ₹160, और कुछ हम बोले नहीं, अब कुछ नहीं। चलो प्लस माइनस करके बाहर करते चलो। $12,500 टू ग्रॉस प्रॉफिट। कितने रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट होगा, 11,400 माइनस किए, 1100 रुपया ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ये आ जाएगा पीएल में। कमीशन का बात छूटा हुआ है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन एडवांस में मिल गया, तो माइनस एडवांस कमीशन कितने रुपए का, 100 रुपए का, 400। जो एडवांस में मिला है वो क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी, एडवांस कमीशन। ग्रॉस प्रॉफिट 1100। कौन सा साइड बड़ा है, लग तो रहा है ये वाला बड़ा साइड। चलो प्लस माइनस करें,
आओ कितना आएगा जोड़ के 4210, 4210 माइनस ये आया नेट लॉस 4210 में 15 17,000 10 रुपये 17-10 रुपया गया सर 25। ये नेट लॉस कहां जाएगा कैपिटल से माइनस 2500 रुपये। तो कैपिटल का पैसा कितना बचेगा 11,500। चलो जोड़ो 11,500 प्लस 2,300 प्लस 2,000 प्लस 2,500 प्लस 100 प्लस 200 और फिर प्लस 100 सब जोड़ के 18,700। ये खत्म हुआ एमटीपी मई 2020 का। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट। एमटीपी नवंबर 2019 फ्रॉम द बिलो मेंशन इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ केतान ट्रेडर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 5 मार्च। बोल रहा है सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाओ। सर सबसे इजी चीज है ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेज, कैरेज इनवर्ड, वेजेज, सैलरी, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, क्लोजिंग इन्वेंट्री खत्म। आओ बनाइए तो तुरंत बन जाएगा। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है कितने का 1,50,000। परचेजेस दिया हुआ है इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि रिटर्न भी दिया हुआ है कितने का है 10,08,000। फिर है कैरेज इनवर्ड, क्या है ये डायरेक्ट खर्चा है तो ट्रेडिंग में लिखो 45,000। वेजेज 75,000। सेल कितने रुपए का सेल्स है 16,50,000। उसके बाद है रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड कितने रुपए का है रिटर्न इनवर्ड 1,50,000 15 लाख। उसके बाद है रिटर्न आउटवर्ड, ये क्या है परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड 1,08,000। और लास्ट में है क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट है 3 लाख। 18 लाख रुपया जोड़ के 18 लाख में इन सबको माइनस की 1,50,000 और 9 लाख फिर 45,000 और 75,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट। कितना अमाउंट आएगा 6,30,000। ये खत्म हुआ एमटीपी नवंबर 2019 में। छोटा सा सवाल आया था, आइए इंफॉर्मेशन। एमटीपी मई 2019 में जो सवाल है वो डिक्टो सेम टू सेम, नाम पैसा सब कुछ सेम है। वो है आईसीएआई का जो स्टडी मटेरियल है उसका प्रैक्टिकल साइड का क्वेश्चन नंबर 4 जो हम ऑलरेडी जब हम स्टडी मटेरियल स्टार्टिंग में पढ़ा रहे थे उसी समय सॉल्व करा दिए थे, तो दोबारा बना करके फालतू का टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। एमटीपी मई 2019 का सवाल कौन सा सवाल है स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4, तो वहां से उस वीडियो को देख लीजिए, काम बन जाएगा। और अगर ऑलरेडी देख लिए हैं तो सवाल बन जाना चाहिए आराम से। एमटीपी 2018 और मई 2018 में, नवंबर 2018 और मई 2018 में फाइनल अकाउंट का सवाल ही नहीं पूछा गया है, इसलिए सवाल नहीं है। इसी के साथ हम लोग का एमटीपी भी खत्म हो गया फाइनल अकाउंट से रिलेटेड। बात ठीक, लिखिए इसको भी।